हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने भारतीय राज्य व्यवस्था डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट कवर हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन 5 पार्ट्स को कवर किया होगा, उसमें बताई गई बातों को आपने एनालिसिस किया होगा और ये समझा होगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र में आपसे पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करते समय किस प्रकार की गलतियाँ होती हैं। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने इस पार्ट 6 के अंतर्गत कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे ताकि प्रीलिम्स में होने वाली गलतियों से खुद को बचा सकें। तो बिना देरी के अपनी हम क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वास्तव में रिपीटेड प्रश्न है। ऑलरेडी ऐसा प्रश्न हम आपको पीछे के पार्ट में कवर करा चुके हैं, तो कोशिश करना इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की और उत्तर तक पहुंचने की। बाकी चीज़ें हम आपको रिकॉल करा देंगे, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। ठीक है, आपने शब्द सुना है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब आप इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि क्या संसदीय प्रणाली इसकी मूल संरचना के भाग हैं, क्या कल्याणकारी राज्य इसकी मूल संरचना के भाग हैं, क्या न्याय तक प्रभावी पहुंच इसकी मूल संरचना के भाग हैं, या संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र इसके मूल संरचना के भाग के अंतर्गत आता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है। इन ऑप्शन को आप देखिए, मैं 3 तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। तो आपने इन ऑप्शन को देखा तो आपको दिख रहा है एक कॉमन है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि 2 सब में कॉमन है। 2 सब में कॉमन मतलब 2 तो होगा ही होगा, तो इसको तो चेक ही नहीं करना है आपको। ये होगा आपका टाइम बचाना, ठीक है। अब बात आती तीसरे को देखना, तीसरा जरूरी है। तो क्या न्याय तक प्रभावी पहुंच, सबको एक न्याय मिले, क्या ये हमारी मूल संरचना का भाग नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं सोशल जस्टिस की, तो ये भी हमारी इसकी मूल संरचना का पार्ट है। तो पार्ट 3 या कहें पॉइंट 3 हमारा सही हुआ। तो पॉइंट 3 सही हुआ, ये हमारा कट गया। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब 2-3 यहाँ पे भी है तो ये भी सही माना जाएगा, ठीक। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है चौथा नंबर पॉइंट। और पहला आप चेक करोगे तो दिख जाएगा संसदीय प्रणाली। तो बेसिक सी बात है, आप कल को संसदीय प्रणाली को बदल के भारत में अध्याचात्मक शासन तो लागू कर नहीं सकते हो राष्ट्रपति की तरह, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, मतलब ये भी है हमारी मूल संरचना का पार्ट। तो पहला है तो ये अपने आप कट गया, ठीक। अब हमें चेक करना है चौथा, क्या पंथ निरपेक्ष नहीं है। क्या जो आजकल लोग कहते हैं ना हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, है ना, मुसलमान कहते हैं कि हम इसको इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, हमारा भी समय आएगा। दुनिया भर की फिजूल की बातें सब लोगों की, है ना। तो आपको सच्चाई पता है कि ना तो बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे और ना ही इस्लाम के जो कट्टर समर्थक लोग हैं वो इसको क्या कहते हैं उसमें क्या बोलते हैं दारुल हर्ब, है ना, दारुल इस्लाम, उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। संभव ही नहीं है, हमारा संविधान ही है ना। तो ये दोनों लोग बस क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिकल एम्बिशियस को उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो वो एक लॉलीपॉप है, सबको देते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ये है वो है फलाना। देखो भारत की जो स्थिति है ना वो विश्व के अन्य देशों से अलग है। भारत में क्या है कि पग पग में डाइवर्सिटी है, पग पग में। यूरोप के या मिडिल ईस्ट के या अदर जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं वहाँ डाइवर्सिटी है ही नहीं। और हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है ना वो डाइवर्सिटी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग बाहर से आए और रहने लगे। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इसलिए है कि भारत का जो टेरेन है, भारत का जो क्षेत्र है, भारत के जो भूमि है उसमें डाइवर्सिटी है। आप बताओ, भारत में पहाड़ भी है, पर्वत भी है, भारत में नदियाँ भी हैं, मरुस्थल भी है ना, भारत में सब कुछ है। सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, पतझड़ भी है ना, बारिश भी भयंकर होती है, सूखा भी भयंकर पड़ता है। तो भारत का टेरेन, भारत का क्षेत्र ये निर्धारित करता है कि भारत में कितनी विविधता होगी। भारत में न जाने, और एक और चीज़, भारत में न जाने कितने धर्म हैं। बौद्ध धर्म की अलग संकल्पना है, जैन की अलग संकल्पना है ना, नाथपंथियों की अलग संकल्पना है, सूफी अपनी अलग राग अलापते हैं, है ना, कट्टर हिंदूवादी लोग अलग राग अलापते हैं। अलग अलग पग पग पे हमारे यहाँ देवियाँ हैं, देवता हैं, मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी एक प्रासंगिकता है, हर देवी की अपनी एक प्रासंगिकता है। उत्तर चले जाओ तो आपको राम की भूमि के लोग मिलेंगे, पूरब चले जाओ तो आपको काली के पूजक मिलेंगे, दक्षिण चले जाओ तो आपको क्या कहते हैं बालाजी और ये शंकर ये पूजनीय मिलेंगे आपको।
ज़्यादातर, मदुरई मीनाक्षी मंदिर मिलेगा। तो हर जगह डाइवर्सिटी है। पश्चिम चले जाओ सोमनाथ मिलेंगे, जैन मिलेंगे, ठीक है। उत्तर में बिल्कुल ऊपर चले जाओ तो अमरनाथ वैष्णो देवी मिलेंगे। तो ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इसको हम बदल नहीं सकते। तो ये पंथ निरपेक्ष चरित्र भी है। तो ये चौथा ऑप्शन भी सही, मतलब हमारा डी यहाँ पे सही हो गया, ठीक। अब वापस आते हैं अपने दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा? दूसरा तरीका यहाँ पे आपसे वही युग्म वाला प्रश्न कि पहला युग्म सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा। तो इसमें आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला आप देखोगे सही हो जाएगा, दूसरा देखोगे पहला आपका कट हो जाएगा, दूसरा युग्म सही हो जाएगा, तीसरा सही होगा तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, चौथा देखोगे तो ये तीनों कट जाएंगे, चारों युग्म सही हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इससे अगला तीसरा तरीका, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या मूल संरचना संविधान में दी गई है? नहीं दी गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन करता है? जी हाँ, समय समय पर डिफाइन करता है। कितनी मूल संरचना का भाग है, कितना नहीं है, क्या ये हम निश्चित रूप से बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय समय पर डिफाइन करता है ना। अभी तक उसने कई सारी चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है, तो हम उसी को बेस मान लेते हैं कि हाँ ये मूल संरचना के पार्ट होंगे। जैसे आपको संविधान की सर्वोच्चता की बात कर देगा, न्यायिक समीक्षा की बात कर देगा, संसदीय प्रणाली तो बता ही दिया है, यहाँ पे विधि के शासन की बात कर देगा, है ना, मौलिक अधिकारों की बात कर देगा, नीति निर्देशक तत्वों की बात कर देगा। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है। मैंने किसी एग्ज़ाम में देखा था क्वेश्चन, है ना, मुझे एग्ज़ाम का देखो नाम तो नहीं याद है, बट मैंने जब आपको जीएस की क्लास पढ़ाई है इंडियन पॉलिटी, तो वहाँ पे उसको बताया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मूल संरचना से क्वेश्चन आ सकता है, आपको थिंकिंग बेस पे दे देगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान में मूल अधिकार को भाग 3 से उठाकर भाग 5 में रख दिया जाता है ना। इसके संदर्भ में ऑप्शन ए, है ना, मूल संरचना के विपरीत है। ऑप्शन बी, ठीक है, ये संभव नहीं है। ऑप्शन सी, इसे सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड करार दे देगी, ठीक है। इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? तो तीनों ये सही हैं, ठीक है, क्योंकि मूल संरचना का भी हिस्सा नहीं। भाई मूल संरचना का मतलब क्या होता है? मूल संरचना का देखो केवल ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मूल संरचना का ये भी मतलब है कि जो 22 भाग हैं ना आपके, 1 2 3 4 5 से लेकर जो 22 भाग हैं, इन भाग में भी हम छेड़खानी नहीं कर सकते। मतलब पहले भाग की बात को तीसरे में, तीसरे की पाँचवें में, पाँचवें को नौवें में नहीं डाल सकते हैं। मतलब एक्सचेंज नहीं कर सकते। जो ही एक्सचेंज किए समझो मूल संरचना के अगेंस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल उसके अंदर लिखी गई बातों को हम एक्सचेंज करेंगे, हम पार्ट्स को भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मतलब जैसे एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लो उसका नाक आँख ऐसी है, ठीक, कल को कोई कह दे कि हमें इसकी नाक चेंज करनी है, और वो यहाँ से कर दे, यहाँ पे उसकी नाक बना दे, यहाँ पे उसकी आँख बना दे, ठीक, और मुंह को यहाँ लगा दे, नाक को यहाँ लगा दे, या मुंह ऊपर कर दे, नाक नीचे, और ये ऐसे बना दे। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसा प्रश्न यदि आए स्टोरी बना के, तो आप उस प्रश्न को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया। लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, और यूपीएससी ने पूछा भी क्वेश्चन में, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे वाले से ही थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर हुआ है इसमें, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं? आपने भारतीय संविधान का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 1, ये कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। बहुत ही घटिया कोई एग्जामिनर होगा, बहुत ही घटिया स्तर का कोई प्रश्न पत्र होगा जहाँ पर इन शब्दों का यूज किया जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, है ना, अगर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगी तो इन दोनों शब्दों का वो यूज नहीं करेगी, वो स्टैंडर्ड हिंदी अपनाएगी, और यहाँ लिखेगी नम्यता और अनम्यता, ठीक है, नम्यता और अनम्यता, ठीक, इन शब्दों का यूज करेगी कि भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण है, ठीक है। नम्यता का मतलब क्या होता है? लचीलापन। अनम्यता का मतलब कठोर, ठीक है। यही लाइन आपको मिलेगी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी ट्रांसलेशन में, ठीक। तो ये लाइन आएगी, आप इसको यहाँ पे साइड में स्लैश करके लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या ये है? तो ये बिल्कुल है। पहले आपने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या लिखा था? केवल लचीलापन,
लिखा था ना उसमें लचीलेपन को लेकर, तो हमने कहा था कि काट दो, ये है ही नहीं फीचर हमारे यहाँ का, तो ये मिश्रण है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये हमारा कट गया। ठीक है, क्योंकि एक हमारा सही है, हमने कहा ठीक। ए का मतलब ये नहीं कि केवल ए का मतलब ये तीनों जिसमें जिसमें ए है। ठीक, अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के संश्लेषण को मान्यता देता है। इस लाइन को ध्यान से देखना, कई बार क्या होता है ये लाइन हमको नहीं समझ में आती है। कह रहा है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है समन्वय, समन्वय का मतलब सहयोग, है ना। मतलब कि जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, है ना, हमेशा आपको यही कहानी सुनाई गई है कि एक कछुआ था और एक खरगोश था। ठीक है, कछुआ रेस हार जाता है, खरगोश रेस हार जाता है, कछुआ रेस जीत जाता है। ये गलत है, ये बच्चे को बस मोटिवेट करने के लिए होती है। इस कहानी के आगे के कई पार्ट्स आते हैं। उस कहानी के पार्ट्स में क्या होता है कि जब खरगोश को पता चलता है और हम एक बार सो गए थे अब नहीं सोएंगे, तो बोलता है फिर से रेस लगाओ। उससे कछुए से कहता है, कछुआ बोलता है ठीक है लगा लेते हैं, क्योंकि कछुए को प्राउड होता है कि यार इस बार भी सो जाएगा। कछुआ मतलब थोड़ा ही चला होगा तब तक खरगोश रेस पार कर चुका, जीत गया। अब क्या हुआ, कछुए को गुस्सा आई। कछुए ने कहा एक काम करते हैं। बोला क्या? बोला एक काम करते हैं, ये ना ट्रैक बदल देते हैं। उसको लगा यार ये यूपीएससी की तैयारी छोड़ के बीपीएससी अदर स्टेट में आ जाते हैं। वो कहता ठीक, वो लोग बोले ठीक है। कछुआ खरगोश ठीक, ट्रैक कैसा बनाया? ट्रैक बनाया कि पानी का। ठीक है, ट्रैक बनाया पानी का। तो उसने कहा अच्छा, अब खरगोश तो पानी में चल नहीं सकता है ना, कुछ दूर पानी कुछ दूर ज़मीन, तो जहाँ पानी आता था वहाँ उसको दिक्कत हो जाती थी, और जहाँ ज़मीन आती थी वहाँ कछुए को दिक्कत हो जाती थी। तो ये सिलसिला चलता रहा और फाइनली कछुआ यहाँ पे जीत जाता है। ठीक है, फाइनली जीत जाता है क्योंकि खरगोश को पानी में तैरना नहीं आता। खरगोश को फिर बुरा लगा। खरगोश ने कहा एक काम करते हैं यार, इस बार ना पैटर्न बदल देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप किस बात का पैटर्न है? बोले यूपीएससी का पैटर्न रखें। बोले ठीक, नहीं यूपी पीसीएस का पैटर्न रखते हैं। पहले बीपीएससी का रखा, फिर यूपी पीसीएस का रखे। इसमें क्या हुआ, इसमें खरगोश ने क्या किया, पूरे का पूरा सड़क का पैटर्न रख दिया जैसे पहले पैटर्न था, है ना, और पानी के थोड़े थोड़े जगह रखे ताकि वो जीत जाए, तैर के निकल जाए। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें खरगोश जीत गया। बाद में दोनों को रियलाइज़ हुआ यार हम लोग गधे हैं, हम बीपीएससी यूपी पीसीएस फलाना एमपी पीसीएस आरजे पीसीएस इनमें फंसे हुए हैं, है ना। तो इन दोनों ने आपस में डिस्कस किया, यार एक काम करते हैं यार, हम तैयारी करते हैं यूपीएससी की। ठीक है, जहाँ बीपीएससी या यूपी पीसीएस लेवल का क्वेश्चन होगा, है ना, वहाँ कछुए भाई तुम मदद कर देना। जहाँ यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा खरगोश भाई वहाँ तुम मदद कर देना। मतलब उन्होंने लास्ट जब ट्रैक की रेस की तो उसमें क्या किया, उसमें जहाँ पानी आता था कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पे बैठा लेता था, और जहाँ ज़मीन आती थी वहाँ खरगोश कछुए को पीठ पे बैठा के रेस जीत जाता था। मतलब क्या है, मतलब वही मनोज की कहानी और श्रद्धा की कहानी कि जहाँ तुम मुसीबत में आओगे वहाँ मैं तुम्हें कंधा दूंगी, और जहाँ तुम कंधे तुम्हारे झुकने लगेंगे वहाँ पे मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। यही तो 12th मूवी की कहानी है। ठीक, तो यही यहाँ पर है कि संसद जब जब अतिशयोक्ति करेगी, संसद जब जब अतिशयोक्ति करेगी या अपनी लाइन से हटेगी, तब तक न्यायपालिका उसको बार बार ये एहसास दिलाएगी कि बाबू लाइन क्रॉस मत करो, यहाँ तक लिमिटेड रहो। तो संसद की संप्रभुता को लिमिट में रख देगी, और जब जब न्यायपालिका ओवर रीच करेगी संसद पे, मतलब वो अपने मन मर्जी से जजों को बनाने लगेंगे, तब तब संसद उन पर महाभियोग लगाएगी, उनको रोकेगी। मतलब दोनों मिलकर चलेंगे। ठीक है, तो ये लाइन सही हो गई। हाँ सर सही हो गई। तो यहाँ पे दूसरा भी सही हो गया, तो दूसरा सही, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। अब देखते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई, है ना, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई ऑप्शन में। ऑप्शन में यहाँ पे मैंने चौथा नंबर दिया है ना, चौथा यहाँ है ही नहीं। है ना, तो वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। यहाँ पे आप 3 लिख लेना, है ना, ऑप्शन में 3 कर लेना, यहाँ 2 3 कर लेना। ठीक, चौथा इसमें है ही नहीं। तो अब ये अगला, ये त्रिस्तरीय शासन प्रणाली आपको मैंने पहले ही बता रखा कि भारत में केंद्र भी है, राज्य भी और पंचायतें भी हैं, और यही भारत के संविधान की दूसरी यूनिक विशेषता है। दुनिया के किसी भी संविधान में 3 टियर गवर्नमेंट का प्रोविज़न नहीं है।
भारत में दो यूनिक विशेषताएं मैंने क्या बताई, एक थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आज़ादी मतलब संविधान बनने के बाद, और दूसरी त्रिस्तरीय शासन प्रणाली जो दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं थी। तो ये बातें क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। तो अब इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब मान लो इसी प्रश्न को यूपीएससी ने भाषा शैली कन्वर्ट कर दी, तो मान लो यूपीएससी ने ये ऑप्शन ना दे के यहाँ पे एक युग्म, दो युग्म, तीन युग्म वाला दे दिया, तो आप कहोगे हाँ एक युग्म सही है। दूसरा देखोगे कहोगे हाँ दो युग्म सही है, तो अपने आप ये कट जाएगा। फिर तीसरा देखो तीन युग्म सही है, तो ये अपने आप कट जाएंगे। और वैसे भी जहाँ पहला युग्म सही हो जाएगा तो डी अपने आप कट जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा होगा ना इनमें से कोई नहीं, तो आपका वो ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। जहाँ जहाँ कठोर लिखा हुआ नम्यता लिख लेना, सॉरी अनम्यता लिख लेना, और जहाँ अनम्यता सॉरी जहाँ लचीला लिखा हुआ नम्य लिख लेना, ठीक है। बाकी ये चीज़ आप पढ़ सकते हो कि 73वें और 74वें से क्या आया क्या नहीं आया। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, और 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं किस अमेंडमेंट के तहत आई। सिर्फ अमेंडमेंट बस बताना कि 9वीं के आगे अमेंडमेंट लिख देना, 10वीं के आगे अमेंडमेंट, 11वीं के आगे, है ना, और किस विषय से रिलेटेड है, कि 10वीं किससे रिलेटेड है, 9वीं किससे रिलेटेड है। ठीक, थोड़ा बड़ा काम है लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में जवाब देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, इससे मिला के एक नया क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है यूपीएससी में, तो उसको भी हम कवर कराएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है विभिन्न स्रोतों से ली गई भारतीय संविधान की विशेषताओं पर विचार कीजिए। आप फैक्ट पढ़ते हो, ये फैक्ट का क्वेश्चन है बट इसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये उम्मीद मत करना स्टेट पीसेस की तरह आपको सुमेलित करने को दे दे, है ना। या तो ऐसा आएगा, और या तो पीछे जो मैंने युग्म वाला कराया है आगे भी युग्म वाले आएंगे कि आपको दे देगा किस किस से मैच करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्या है? कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो क्या ये बात सही है कि जो संयुक्त बैठक का जो प्रोविजन है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो बताएंगे अभी। अगला है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो वाइमर संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वाइमर, है ना। वाइमर आप किसको समझते हो बताइए? वाइमर जर्मनी के संविधान को कहा जाता है। यहाँ पर ये लाइन आपको याद रखनी है ना, कि वाइमर का मतलब होता है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है राज्यपाल के कार्यकाल की, जो शासन व्यवस्था है राज्यपाल के कार्यकाल की जो विशेषता है अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो ये भी पता नहीं ली गई कि नहीं ली गई, ठीक। तो अब आपने तीनों चीज़ें देख ली। अब आप याद करो, क्या याद करो? अपना फैक्ट याद करोगे। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया का संविधान पढ़ते हो, ठीक है, जब आप ऑस्ट्रेलिया का संविधान पढ़ते हो तो उस संविधान में आप क्या देखते हो? उस संविधान में आप देखते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उसमें क्या चीज़ें आती हैं? समवर्ती सूची आती है ना। समवर्ती सूची किसमें है? हमारे 7वीं उसके अंतर्गत, है ना। समवर्ती सूची आती है, और क्या आता है? दोनों बैठक, संयुक्त बैठक, ठीक है। अब संयुक्त बैठक किसकी हो सकती है? धन विधेयक की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? संविधान संशोधन की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये आप पॉलिटी के विषय में जाके पढ़ेंगे या आगे मैं पढ़ाऊंगा, बस दिमाग को मैंने हिट कर दिया, ठीक। आपको ही पता है कि साधारण विधेयक से रिलेटेड जब भी बातें होती तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब आर्टिकल की बात करें तो शायद 108 आर्टिकल के अंतर्गत बुलाई जाती है, ठीक है। नियम किसके फॉलो किए जाते हैं? लोकसभा के नियम फॉलो किए जाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में संयुक्त बैठक का प्रोविजन है, न कि ब्रिटेन के संविधान में, ठीक। सर तो फिर ब्रिटेन के संविधान में किस चीज़ का प्रोविजन है? तो पहले ही पढ़ा रखा हूँ कि संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, विधि के शासन की संकल्पना हमने ब्रिटेन से ली है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो हमने यहाँ से लिया है, राष्ट्रपति की स्थिति जो है, ठीक है। अभी पीछे की क्लास में पढ़ाया था एकल नागरिकता, है ना, जो एकात्मकता का लक्षण है, वो भी हमने इससे लिया है। अब संसदीय लिया है तो मंत्रिमंडल प्रणाली भी हमने इसी से ली होगी। अब ये लिया होगा तो परमाधिकार भी, जो रिट है ना, परमाधिकार ले, वो भी हमने लिया। तो ब्रिटेन से इतना कुछ लिया। अगली लाइन देखते हैं, मतलब ये लाइन तो गलत होगी, तो ये लाइन गलत होगी। हमसे पूछ क्या रहा है? सही नहीं है बताना है। तो सही नहीं में पहला तो गलत हो गया, तो ये कट जाएगा हमारा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पहला तो गलत हो गया। हमने कहा ठीक।
कह रहा संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान मतलब जर्मनी के संविधान से ली गई है क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन जो हमने लिया है कहाँ से लिया है, आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो ये यहाँ पे अमेंड हो गया। अब बात आई होगी आपके मन में कि तो फिर बाबू मतलब सर जर्मनी के संविधान से क्या लिया? तो जर्मनी के संविधान से हमने एक चीज़ ली है, क्या कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, ये हमने वाइमर गणतंत्र से लिया। तो आप वाइमर भी लिख सकते हो, जर्मनी भी लिख सकते हो याद करने के लिए। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर। अब बात आती राज्यपाल के कार्यकाल की या कार्यालय की विशेषता हमने कहाँ से ली है? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने इसको लिया है। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हमने भारत के शासन से लिया है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं डुप्लीकेट कॉपी है। तो बात आती अमेरिका से हमने क्या लिया, पहले की क्लास में भी आपको पढ़ा रखा हूँ, न्यायपालिका से रिलेटेड अधिकांश चीज़ें अमेरिका से हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का जो पद मैंने आपको बताया था अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं है ना, उपराष्ट्रपति का पद, इवन राष्ट्रपति का पद भी यहीं से, सॉरी राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोसेस है वो भी यहीं से। ठीक है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से ली है हमने? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का गणतंत्र होना हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान। देखो एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपने तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मास्टर अब पागल हो रहे हैं। ठीक, इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। खैर देखो मैं चीज़ें क्लियर करा दूं आपके दिमाग में। ठीक, ब्रिटेन के संविधान से संवैधानिक स्थिति ली है हमने राष्ट्रपति की। ठीक है, कि राष्ट्र का प्रमुख एक होगा, जैसे वहाँ महारानी प्रमुख होती है वैसे ही राष्ट्र का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। लेकिन ये राष्ट्रपति जन्मजात ना होके, वंशानुगत ना होके चुना जाएगा। ये प्रोसेस हमने लिया है फ्रांस से। ठीक, अब राष्ट्रपति कुछ गलती करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाता है, एक्सट्रीमिस्ट बनता है, ठीक है, या अनार्किज्म को प्रमोट करता है, अतिवादिता को प्रमोट करता है, उग्रवाद को प्रमोट करता है, तो हम इसके ऊपर महाभियोग लगा देंगे। और ये हमने लिया अमेरिका से। मतलब कि हमारा राष्ट्रपति 3 केमिकल का मिक्सचर है। ठीक है, 3 केमिकल को मिलाकर हमने उसको बनाया है। ठीक, कि बेटा तुम संवैधानिक भी हो, गणतांत्रिक भी हो, और तुम पर महाभियोग भी लगेगा। ठीक है बातें? हाँ सर, बातें क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया? हाँ सर कवर हो गया। तो इतना डेप्थ में ही आपको पढ़ना है। अब सारी चीज़ें आपको देखो हमने एक जगह दे दी है ना, चीज़ें रिकॉल हो गई, आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना। इतना तो देखो लिखा ही था। फिर देखो मेरी क्लास आपको करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ आपको स्पेशल दे सकूँ। और मज़ा तो तभी है ना कि जब हम आपको कुछ स्पेशल दें, तभी आप मेरी क्लास करो। वरना क्या फ़ायदा एप्पल का आईफोन खरीदने का जब उसमें कुछ स्पेशल है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में। कह रहा है भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। अभी आपने पढ़ा, कहाँ से ली गई है? देखो जब भी पढ़ो ना कोई लाइन, पीछे की फटाक से रिकॉल कर लो। अच्छा यार, संसदीय प्रणाली अभी तो मास्टर ने बताया था ब्रिटिश के संविधान से, तो सीधी सी बात है ली गई है। तो ये बात क्या हो गई? सही है। और सही है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो एक लाइन ये सही हो गई, ये हमारा कट्टू कर दो। ठीक है, अगली लाइन देखो, अगली लाइन क्या कह रहा है? भारत ने पूर्ण रूपेण ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया। पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूपेण मतलब ब्रिटिश संसद। अब पूर्ण रूपेण यहाँ लग गया तो इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है या निर्विवाद है, ये शब्द आपको बताया था, वैसे ही भारत की होगी। तो आपको पता कि ना बाबू, ब्रिटेन की हो सकता है सर्वोच्च, भारत की सर्वोच्च नहीं है। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, संश्लेषण है। अभी पढ़ा है ना, इसी को कहते हैं रिकॉल करना, बार बार रिकॉल करना, अपने दिमाग को ये बताना कि तुम एक योग्य व्यक्ति हो, तुम चीज़ों के इनपुट और आउटपुट को समझना जानते हो। ठीक है, तो आप समझ के पूर्ण रूपेण यहाँ पे नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, तो ये मैंने आपको बता दिया, पूर्ण रूपेण नहीं है। ठीक है, हाँ सर पूर्ण रूपेण। अब बात आती है ब्रिटेन की संसद में राजा
माना जाता है, रानी मानी जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, संविधान माना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, गलत। ये जो ही गलत हुआ तो ही हमने दूसरा कट किया, कट कर दिया, आंसर सी आ गया। तीसरा हमें चेक करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। यहाँ संविधान को सर्वोच्च समझा गया, कहाँ? भारतीय राजनीतिक प्रणाली में। जब भी मैं ये यहाँ और वहाँ शब्द सुनता हूँ ना, मुझे विवेकानंद जी की वो लाइन याद आ जाती है, जब वो शिकागो में एक देवी जी को बताते हैं, शायद वो निवेदिता जी ही थी, वो पूछती कि तुम्हारे भारत में और हमारे यहाँ के अमेरिका में डिफरेंस क्या है ना? तो स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है, वो काफ़ी सारी लाइन है, मेरे पिताजी मुझे सुनाते रहते हैं। तो उसमें मतलब जो 2 लाइनें मुझे बड़ी प्यारी लगी हैं, वो बड़ी अच्छी हैं। क्या वहाँ पे 2 लाइनें बोलते हैं, यहाँ का मतलब, क्योंकि वो वहाँ पे उस समय अमेरिका में होते हैं, तो वो यहाँ शब्द को संसूचित करते हैं अमेरिका से, और वहाँ को संसूचित करते हैं वो भारत से। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि वहाँ अग्नि को साक्षी मानकर, सॉरी, वो कहते हैं कि यहाँ, हाँ वो बोलते हैं यहाँ मतलब अमेरिका में, यहाँ कागज के टुकड़े की शादी बाहर आते आते टूटे। वहाँ कागज पे साइन होता है ना, अब हमारे इंडिया कल्चर में भी होने लगा है, कोर्ट में जाके मैरिज कर लेना, है ना। आप में से जो भी बच्चा प्यार मोहब्बत करेगा तो कोर्ट मैरिज ही करेगा जाके, है ना। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, लव मैरिज मत करना। फिर से कहूँगा, मतलब ये मान के चलो 99% लव मैरिज ना बेकार होती है, क्योंकि लव वो कुछ दिनों तक होता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। ठीक है, तो लव मैरिज मत करना, अननोन पर्सन से शादी करना, अरेंज मैरिज करना, ताकि 10-12 साल आपको उसको बताने में गुजर जाएं अपनी कहानियाँ कि आप हो क्या चीज़, है ना। सिलेबस ही आपका ख़त्म ना हो। और जब आप लव मैरिज कर लेते हो तो बात क्या है कि आप सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर चुके होते हो, सब कुछ उसको बता चुके होते हो, तो फिर आगे कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है। वो कहती है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप कहते हो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए लव मैरिज नहीं करना चाहिए। और लव मैरिज से परिवार का अलग नुकसान, है ना। ऐसे क्या होगा, आपके पिताजी ने, माताजी ने किसी गलत वर्ग को या वधु को चुन लिया, ठीक, तो आप जीवन भर अपने आप को ये संतुष्टि दे सकते हो कि यार हमने नहीं चुना था, है ना। तो मैं इसी चीज़ के लिए कहूँगा, इसीलिए लव मैरिज मत करना, है ना, अरेंज मैरिज करना। खैर वापस आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या कहा था मैंने कि वो उन्होंने कहा है कि यहाँ कागज के टुकड़े की शादी बाहर आते आते टूटे, और फिर बोलते हैं वहाँ मतलब भारत में अग्नि को साक्षी मानकर बंध जाते जन्मों के नाते। ये लाइन वो बोलते हैं, बड़ी अच्छी लाइन थी। खैर, तो ये समझ गए बातें? हाँ सर समझ गए। ऑप्शन ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अगर विकल्प को वो बदल दे, आपसे कह दे कि युग्म वाला विकल्प है, यहाँ पे आपको एक युग्म, ये इमेजिन कर ले रहे हो ना कि एक युग्म, यहाँ पे 2 युग्म दे दे, यहाँ 3 युग्म दे दे, यहाँ इनमें से कोई नहीं, और आपको पता है कि ये पहला सही है, तो पहला आप सही करोगे, ये टिक करोगे, इसको कट कर दोगे। फिर कहेगा पूर्ण रूप है, तो आप कहोगे ये गलत है ना। तो ये आपका जो ही दूसरा गलत हुआ, ठीक है, दूसरा जो है गलत हुआ, तो ये तीनों युग्म वाला अपने आप कट जाएगा। अब आपने देखा सर्वोच्च समझा गया, मतलब ये तीसरा सही, यानी कि दूसरा युग्म भी सही, तो ये सही हो जाएगा, ये हमारा फिर कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाओगे। बाकी यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, अब ये देख रहे हो संविधान एकात्मक है, भारत का अधिकांश संविधान संघीय है, ब्रिटेन में राजतंत्र है, भारत में गणराज्य है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, वहाँ पे संविधान ही नहीं है लिखित। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये वैसे मैंने पीछे की क्लास में आपको कराया, लेकिन यहाँ एक नई चीज़ सिखाऊंगा आपको। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारत की संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं? फिर से सुनना, भारत की संघीय व्यवस्था का, ना कि संघीय व्यवस्था के लक्षण। ठीक है, तो भारत में कौन सा संघीयता का लक्षण है, आपसे ये पूछा है कि संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ठीक, पीछे की क्लास में आपने संघीय व्यवस्था जानते थे, कितने लक्षण थे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, क्या शक्तियों का पृथक्करण संघीयता का लक्षण है? आपको मैंने पढ़ाया था कि शक्तियों का विभाजन हो या शक्तियों का पृथक्करण हो, ठीक है, या शक्तियों का असीमितीकरण हो, है ना। जैसे सीमित होता है ना, असीमितकरण आ जाए, असीमितकरण, तो ये भी इसका वो रहेगा कि इसको मतलब अलग कर दिया जाए, है ना, सीमा नहीं लगेगी, बिल्कुल बिखरी हुई चीज़ें रहेंगी। तो शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन, ठीक है, क्या संघीयता का लक्षण है? हमने कहा था जी सर।
तो पहला हमारा सही हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, जहाँ जहाँ मतलब पहला होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, अब बुद्धि यहाँ पे लगाओ अपनी। चलो अभी ना लगाओ बुद्धि, थोड़ी देर बाद अगले इसके उसमें प्रोसेस में सिखाऊंगा, मतलब जो दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपने सही कर लिया। दूसरा क्या कह रहा है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब होता है एकल नागरिक, सॉरी क्या मैंने बोल दिया, वो नागरिकता से रिलेटेड था, है ना। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब हुआ एक सीक्वेंसिंग में न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत का मतलब एक ऑर्डर में। ठीक है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ऐसे करके कोर्ट होंगे। नहीं, हाँ सही बोला मैंने, शायद मैंने यहाँ पे शायद गलती एक की होगी, सेशन और डिस्ट्रिक्ट में शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, है ना। फिर से देखो मैं बताता हूँ आपको कि जो ये कोर्ट्स होंगे, है ना, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंसिंग में कि आपको अगर कोई दिक्कत हुई, ठीक है, तो आप अपने सेशन कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ से आप क्या कहते हैं हाई कोर्ट में जाएंगे, एंड फिर आप अपना सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं एकीकृत। तो क्या ये एकीकृत संघीयता का लक्षण है? तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं सर, एकीकृत संघीयता का लक्षण नहीं है, ये गैर संघीय लक्षण है। तो आपने दूसरा एलिमिनेट कर दिया, जहाँ जहाँ दूसरे होंगे वो आपने कट कर दिए। ठीक है, तो दूसरा कट हो गया। अब यहाँ पे आपको भी पता था कि चौथा पांचवा तो सब में कॉमन था, और वैसे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर तो आ ही गया कि संविधान की सर्वोच्चता और द्विसदनीयता यहाँ पे आ गया। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि आपने देखा शक्तियों का पृथक्करण तो है, यानी कि पहला जहाँ जहाँ होगा वो सही होगा, तो ये कट गया। हमने कहा हाँ सर कट गया। अब हमें ये नहीं पता था तो हम इसको छोड़ देंगे, हम आगे देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति, तो इसमें हमको पता है कि हाँ यार ये भी तो सीमाओं का सीमांकन करता है, फिर भी नहीं पता, इसको भी छोड़ देंगे। अब इसको जो ही छोड़ा तो आप एक चीज़ देखो क्या, कि 4 5 4 5 4 5, मतलब ये दोनों तो हैं ही, इनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं पे हमें बस सोचना है। अब समझ गए, हमें इन्हीं पे सोचना है, और इन्हीं में से अगर कोई एक विकल्प पता चल जाए, ठीक है, कोई एक का मतलब क्या, दूसरा ही बस पता चल जाए, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरा इसमें, ठीक है, और इसमें तीसरा है नहीं, तो तीसरे पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, मेन है दूसरा। अगर मान लो आपको दूसरा नहीं पता चलता है, आपको तीसरा पता चल रहा है, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को गलती से लगाए आओगे। ठीक है, और अगर तीसरा पता भी चल गया तो आप इसको एलिमिनेट इसी को कर पाओगे, इनको नहीं कर पाओगे, तो इसलिए दूसरा जरूरी है। तो दूसरा का मैंने बता रखा कि ये गैर संघीय लक्षण है। ठीक, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट हुई। यहाँ पे देखो मैंने सारे बता दिए हैं कि संघीय के लक्षण क्या है, गैर संघीय के क्या लक्षण है, आप इन चीज़ों को पढ़ लेना। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो अपनी क्लास को कंप्लीट करें, इससे पहले एक छोटी सी वही जानकारी पुरानी जो बार बार आपको सुनाई पड़ती है ना, कि 21 अक्टूबर 2024 से हमने अपनी इन क्लासेस को शुरू किया हुआ है। आप एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें डेली क्विज के सेक्शन में जाके अपने कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, और हर वीक आप लगभग 20+ क्लासेस के क्विज को इसी तरीके से कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतरीन बना सकते हैं। बाकी अगर आपको डेली एक वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोनों जगह क्लासेस चल रही हैं, बस स्पीड और क्या कहते हैं, आप कह सकते हो बल्क, इसका बड़ा डिफरेंस है। बाकी PDF डाउनलोड करने के लिए भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हम इनकी जितनी स्लाइड्स हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने कुछ नए क्विज के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।